हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। यदि आप अपने घर से क्लासरूम टीचिंग का अनुभव लेना चाह रहे हैं तो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियो देखिए। इससे पहले मैंने क्वांटम संख्याओं के ऊपर वीडियो बनाया और आज मैं आप जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो अवबव का सिद्धांत। अवबव का सिद्धांत, ये अवबव का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात ये वीडियो में क्यों बनाने जा रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। तो उसमें यही बात कह रहा हूं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स के भरने के क्रम का निर्धारण, यानी कि परमाणु संरचना जब अपने लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना पड़ता है तो बहुत सारे कक्षक होते हैं और कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, कौन से कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, कौन से कक्षक में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। अर्थात आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना आना चाहिए। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का सही तरीका बता रहा हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो को पूरा देखना। आशा करता हूं कि आप कभी इलेक्ट्रॉन विन्यास में गलती नहीं करेंगे। तो अब मैं वापिस आता हूं अवबव का सिद्धांत। ये अवबव शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, AUFBAU, अवबव। ये जर्मन भाषा का मतलब है और इसका हिंदी इंग्लिश में मतलब होता है बिल्डअप। टू बिल्डअप यानी किसी चीज को बनाना, टू बिल्डअप यानी किसी चीज को गढ़ना। इसका मतलब परमाणु संरचना को गढ़ना। परमाणु संरचना कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का विन्यास उसमें कैसे होता है, वो अवबव के सिद्धांत के आधार पर आपको बताया जाता है। इसलिए आपको अवबव नाम तो याद रखना पड़ेगा। और अवबव का सिद्धांत जो होता है ये कई नियमों के ऊपर आधारित होता है। उसमें से ये नियम मैंने लिख रखे हैं, पाउली अपवर्तन का नियम, हुंड का नियम, N+L का नियम और फिर ये अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। और इसके बाद में उसमें भी कुछ आपको अपवाद, एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी बातों का ध्यान रख करके आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। इसलिए ये नियम तो आप सीधे नोट कर लिए होंगे धीरे धीरे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आता है अवबव के सिद्धांत में ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का क्या नियम होता है, ऊर्जा का नियम जैसे क्या हो कि ये नाभिक है और ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, 1 2 3 और कोष होते हैं, फिर उपकोष होते हैं। इन कोष में उपकोष और उपकोष में फिर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। उपकोष में कक्षक होते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि कोष जो कोषों की इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है, कोषों की ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। अर्थात पहले कोष में पाए जाने वाले उपकोष और कक्षकों की ऊर्जा दूसरे कोष में पाए जाने वाले कोष और उपकोष और कक्षकों की संख्या से की ऊर्जा से कम होती है। और दूसरे संख्या भी ये कह सकते हैं कि तीसरे कोष में पाए जाने वाले तीसरे उपकोष और कक्षकों की ऊर्जा दूसरे कोष में पाए जाने वाले उपकोष और कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है और ऊर्जा का साथ, अर्थात इस प्रकार से ऊर्जा बढ़ती है और ऐसे ऊर्जा कम होती है। तो ये आपको ध्यान देना है पहली चीज। उसके बाद में दूसरी बात कि नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे आर्गन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11वां इलेक्ट्रॉन
बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरॉन के बाद में कार्बन में जो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप कहां ले जाएंगे? इसको इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में भरना कहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सदैव निम्न ऊर्जा के कक्षकों से उच्च ऊर्जा के कक्षकों की ओर बढ़ा जाता है। अर्थात कक्षकों, इलेक्ट्रॉनों का भरना निम्न ऊर्जा कक्षकों से उच्च ऊर्जा की, निम्न ऊर्जा के कक्षक पहले भरे जाएंगे और उच्च ऊर्जा के कक्षक क्या होते हैं? बाद में भरे जाते हैं। इसको ऊर्जा नियम बोल दिया जाता है, एनर्जी का। अर्थात इलेक्ट्रॉन filling of the electrons takes place according to the increasing of energy of orbitals। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का, कक्षकों का भरना जो होता है वो ऊर्जा के, कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। निम्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिट के कक्षक जो हैं वो पहले भरे जाते हैं और उच्च ऊर्जा के कक्षक जो होते हैं वो बाद में भरे जाते हैं। सबसे पहला तो ये है। उसके बाद में अपने को, अब आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास जो आप लिखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के दिखाता हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 2 8 और 1 लिख दिया। यदि आप ये 2 8 लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास कोष के अनुसार है। किसके अनुसार है? कोष के अनुसार। ये कोष के अनुसार है। दूसरा, इसी कोष को जब आप ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखते हैं तो ये उपकोष के अनुसार है, उपकोष के अकॉर्डिंग, अर्थात ये उपकोष के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद में जब तीसरे नंबर का लिखते हैं, यदि आप यहां पर 1s2 तो लिख दिया, 1s2 लिख दिया, फिर उसके बाद में आप ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा, यहां लिखा, ये लिखा कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके? 2s के। 1s2 तो हो गया, 2s, और फिर यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखे आपने, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, फिर इसे ऐसे दिखाएंगे। ये px, p2py और 2pz, या फिर आप में ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2px 2py2 2pz2 और 3s2। इस प्रकार से जब आप XYZ में लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है वो कक्षकों के अनुसार होता है, कक्षकों के अनुसार, अर्थात इनको कक्षक कहा जाता है। एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और कक्षक, यदि आपसे पूछा जाए कक्षक किसे कहते हैं, तो सीधा सा जवाब देना, परमाणु के अंदर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है उसे कक्षक कहा जाता है। इस प्रकार से एक आपको मैंने बताया कि मुख्य, जो आपने पहला मेरा वीडियो देखा होगा, मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बतलाती है, और जो उसके बाद में एजीमुथल अर्थात द्विदिशीय क्वांटम संख्या जो होती है वो कोष को बताती है, और तीसरे नंबर का जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है वो कक्षकों के संख्या को बताती है। इस प्रकार से आप क्या है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास ये कोष के अनुसार, उपकोष के अनुसार, और जब आप XYZ और DXY, YZ और ZX अर्थात D के 5 खानों में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं,
तो वो भी आपका क्या होता है, कक्षकों के अनुसार होता है। इस प्रकार से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का तरीका वो बताया है कि कितने प्रकार से आप लिखते हैं, कोषों के आधार पर या कोषों के अनुसार, उपकोषों के अनुसार और कक्षकों के अनुसार। अब मैं आपको बताता हूं पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली के अपवर्जन का नियम क्या होता है? बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम जो होते हैं, अर्थात बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु जो होते हैं, उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम में जैसे मैंने आपको बताया 11, ऑक्सीजन में उसके बाद क्या होते हैं 8 होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा सब अलग होता है। अतः पॉली ने यह बताया कि एक ही परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती। फिर मैं बता रहा हूं, पॉली ने क्या बताया कि एक ही परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। तो पॉली ने क्या, तो इस बात को आपको कोई ना कोई तो उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा आपको उदाहरण। तो इसके लिए मैं आपको हीलियम का उदाहरण देता हूं। हीलियम He2 और इसको आप 1s2 कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? 1s2। अब आपको इसका उदाहरण समझाने के लिए चारों क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी। और चारों क्वांटम संख्या का प्रथम जो मुख्य क्वांटम संख्या का संकेत n, दिनसी का l और उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संकेत m होता है। और लास्ट जो होती है चौथी संख्या जो होती है उसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसलिए कृपया इन चारों क्वांटम संख्याओं को समझने के लिए मेरा पहला वीडियो क्वांटम संख्या वाला वीडियो जरूर देखना, जिन्होंने नहीं देखा। फिर भी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे मान लो हीलियम का नाभिक है तो इसका पहला कोष, इसको तो 1 कह दिया, इसको तो 1 कह दिया। अब आप 1 के लिए L का मान निकालना है। L का जो मान होता है मैं आपको बताता हूं 0 to n-1 होता है। L का जो मान होता है 0 to n-1 होता है। इसलिए यहां पर इस L का मान एक n में 1 के लिए, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान जब 1 है तो उसके L का मान यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 0 to 1-1, इट मीन्स 0, और 0 से 0 मीन्स 0। इस 0 का मतलब निल नहीं है, रिक्त नहीं है। इसका मतलब कोई न कोई एंटिटी है इस 0 को, अर्थात उसमें एक सब सेल होती है, अर्थात उसमें क्या चीज था? ये उपकोष को, ये 0 ये बताता है कि इस मुख्य क्वांटम संख्या पहले कोष में एक उपकोष होता है। आपको बताया था अभी मैंने कि मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताती है, दिनसी क्वांटम संख्या उपकोष को बताती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की संख्या को। अब इस उपकोष में कक्षक कितने हैं ये ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या सूत्र होता है? अब है उसके लिए m का मान निकालना पड़ेगा, और m का मान जो है -L 2 प्लस L होता है। ये सूत्र आप पहले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं आपको। अब क्या, आपको जब m का मान निकालना है तो L का मान, ये L का मान यहाँ पर 0, -0, 0 और +0 कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब m का मान भी 0 ही होता है। इसका मतलब m का मान भी क्या हो गया? 0। इसका क्या मतलब है कि पहले कोष में एक उपकोष होता है और एक उपकोष में एक ही कक्षक होता है,
और इस कक्षक का नाम एस होता है, इस कोष को भी एस कहते हैं। तो आप इसको, इसलिए यहां क्वांटम संख्या में जब भी कोई जीरो आता है तो हमेशा ये समझ लेना ये एस को रिप्रेजेंट करता है, एस कोष को, और एस में चूंकि एक ही कक्षक होता है अतः वैसे ही उसके कक्षक का नाम भी होता है। अब इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये प्लस हाफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या अपवर्ड एरो दिखाते हैं, अपवर्ड एरो, ऊपर की तरफ का एरो दिखाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? अब मैं आपको बताता हूं चौथे क्वांटम संख्या का क्या मतलब है। इसको स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं अंग्रेजी में, या इसको क्या कहा जाता है कि चक्रण क्वांटम संख्या। अब भी मैंने आपको बताया था कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या चीजें? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक होने के कारण से प्रतिकर्षण करेंगे वो तो दूर दूर भाग जाने चाहिए। कभी सोचा आपने? सोचो इस बात को कि दोनों इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पक्का बता रहा हूं, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो दोनों कैसे संभव हो सकता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है? इसलिए आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे पृथ्वी की 2 गति होती है, एक तो वार्षिक गति और एक दैनिक गति, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जब चारों चक्कर काटता है तो एक तो ये चक्कर काटता है, एक अपनी अक्ष के ऊपर भी चक्कर काटता है। इसलिए मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और अपनी अक्ष के ऊपर चक्कर काट रहा है, तो ये चक्कर में, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा? वो क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज। वो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को प्लस के द्वारा और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस के द्वारा दिखाया जाता है। जब इनके चक्रण विपरीत हैं, समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, जब इनके चक्रण विपरीत हैं तो घूमने वाला आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा और गति के अनुसार करेगा। इसके अर्थात दोनों के विद्युत चुंबकीय प्रभाव विपरीत होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के क्या होंगे? विपरीत होंगे, क्योंकि इनका चक्रण विपरीत है। अतः एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर जाते हैं और उनका एक ही ऑर्बिटल में, एक ही कक्षक में स्थायित्व संभव है। अतः इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। और अब आपको कहेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में आएगा। कौन से कक्षक में आएगा? इसी कक्षक में। तो यहां पर जिस कक्षक को m में 0 कहेंगे, यहां पर 0 कहेंगे और यहां पर इसको 1 कहेंगे। इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉनों में, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपके पास में हैं। तो ये बात, तो यहां पर इसको आप 1s2 के नाम से दिखा सकते हैं कि पहले से s2 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर ये दोनों जो चौथा क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या है, वो विपरीत है, अलग अलग है, और पहली 3 क्वांटम संख्या तो अलग है। इसलिए पॉली एक्सक्लूजन नियम, पॉली अपवर्जन का नियम में ये भी कह देते हैं कि NLM अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, दिवसीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, तीनों का मान समान हो सकता है, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या होता है, मैंने क्या बोला कि जिनमें कि क्वांटम संख्या में क्या है कि 3 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गजीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम, चक्रण बोल गया गलती से, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीनों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर हो सकते हैं और बराबर हो जाते हैं, हो सकते हैं,
लेकिन चौथे क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या सदैव विपरीत होगी, अलग अलग होगी। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पॉली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा आप इसको पॉली के अपवर्जन नियम को समझा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूं, हुंड का नियम। दूसरा नियम मैं आपको क्या बता रहा हूं? हुंड का नियम बता रहा हूं। हुंड में आपको मैंने क्या किया कि बोरॉन ले लिया, बोरॉन। इसको आप क्या करते हैं कि 1s2, बोरॉन 5, 2s2 और 2p1। अब p में तो क्या चीज होते हैं कि 3 होते हैं, तो मैं इसको यहां 2px, 2py और 2pz लिख देता हूं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो px में आया और py 0 और pz। तो इसको मत लिखो और ये लिख दो। उसके बाद में जब छठी कार्बन आएगी, कार्बन का छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो इसको आप ऐसे लिखोगे 1s2, 2px 1, 2py1, 2pz0, अर्थात दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये जो 1s2 छोड़ी, हाँ 2s2 रह गया मेरा, अरे भाई 2s2, ये 2s2 रह गया था। चलो ठीक है। अब यहां जो छठा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इसको यदि आप यहां ऐसे लिखेंगे कि 2px2, 2py0, 2pz0, अर्थात मान लो ये 3 कक्षक हैं और इसमें ही आपने दोनों कक्षक दिखा दिए और ये खाली रह गए। तो फिर ये इस प्रकार से यदि दिखाओगे तो गलत होगा और ये सही होगा। मैंने आपको ये बताया। तो यहां पर ये गलत क्यों गया? क्योंकि ये पेयरिंग कर दी, इसको मैंने जोड़ दिया, इनके मैंने युग्म बना दिया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहां जोड़े में बन गया, पेयरिंग में बन गया। तो ये पेयरिंग अर्थात युग्मित होना, इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना कौन बताता है? हुंड का नियम बताता है। ये जो युग्मन है पेयरों का, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, ये कब होता है? ये कौन बताता है? हुंड का नियम बताता है। इसलिए हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना तब प्रारंभ होता है जब एक उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब जब नाइट्रोजन का 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा, नाइट्रोजन का, तो आप इसको तीनों कक्षों px में 1, py में 2 और pz में भी 1 दे देंगे। यहां तीनों अर्थात ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक आ गया, नाइट्रोजन का 7वां। अब ये कक्षक जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो उस समय आप क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन का 8वां इलेक्ट्रॉन, O का 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर आप ये 3 जो बनाए हैं मैंने, एक को जोड़ेंगे कर देंगे, ये कर दिया और ये कर दिया और ये कर। तो ऑक्सीजन के लिए 1s2, 2s2 और 2px2, 2py1, 2pz1। तो ये इस प्रकार से ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और ये 2 8। तो इस प्रकार से अतः हुंड रूल अपने को ये बताता है कि कक्षकों में युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उन समान कक्ष ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन एक नहीं चला जाता। अर्थात हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि खाली कक्षकों में जाना पसंद करते हैं। युग्मन तो तब होगा जब उनको रिक्त कक्षक नहीं मिलेंगे, अर्थात रिक्त कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो उसके पश्चात क्या चीज हुआ कि अब मैं आपको कब बताता हूं कि P को कक्षक में तो चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा,
पी में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? 3 भरने के बाद में 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हुआ है, 4th। और डी में 5 भर जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो युग्मित होगा। डी में कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा? 6। अब आप समझ रहे होंगे कि एफ में कौन सा होगा? एफ में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं, तो सातों एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 8वां कक्षक फिर क्या हो जाएगा? युग्मित। 8वां इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएगा? युग्मित हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हुन रूल को, तो मैं समझता हूं कि आपको पॉली का नियम और हुन का नियम दोनों समझ गए। ये मेरा ब्लैक बोर्ड का काम देख रहे हैं आप क्या? जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा, कोई सफाई नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पॉली और हुन के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो लगभग 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आपको समझ, आप 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए और मैं आपको तीसरा नियम और बता देता हूं। तब तक मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड का काम कर लेता हूं, इसलिए इसको पॉज कीजिए। तो लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं n+l का नियम, n+l का नियम। ये जो चौथी बिंदु है, पहला मैंने पॉली बताया, दूसरा हुन का बताया, अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि निम्न ऊर्जा के कक्षक पहले भरे जाते हैं और उच्च ऊर्जा के कक्षक बाद में भरे जाते हैं। तो इतने कक्षक हैं, इन सब कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले ये n+l का नियम सबसे मुख्य है। इस नियम के आधार पर आप समस्त कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं, कौन कम ऊर्जा का है, कौन अधिक ऊर्जा का है। तो इसको सीखने के लिए यही सबसे मुख्य बिंदु है। यदि आपको ये आ गया तो फिर आप इलेक्ट्रॉन भरने में, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने में कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप कैसे करेंगे? ये तो सबसे पहले ये n+l का नियम होता क्या है इसको समझो। सबसे पहले इसके 3 n+l का मान निकालना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n+l। सो ये मान कैसे निकालेंगे? ये n तो वही है जो मैंने आपको बताया, मुख्य क्वांटम संख्या, और ये l वही है जिसको मैं द्विघर्षीय क्वांटम संख्या कहा था। तो इन दोनों का, अब इन दोनों का जब आपको मान निकालना होगा, मान लो मैं आपको कहता हूं कि 3p कक्षक है या 3p सेल है, उपकोष है, तो इसके n+l का मान ज्ञात करो। इसके n+, तो ये जो 3 है ये तो स्पष्ट ही बताता है ना कि इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, यानी कि ये जो p है वो तीसरे कोष की है। तो इसका मतलब n की जगह तो आप 3 रख देंगे, n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, प्लस p का मान बताओ। तो p का मान l के लिए क्या होता है ये मेरे पीछे वाले वीडियो में देखना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां ये हमेशा याद रखना, ये ध्यान रखना कि मैं यहां S, P, D और F लिख रहा हूं। S का मैंने 0 बताया था, P का 1 होता है, D का 2 और F का 3। ये सारणी याद रखना। S का 0 किसके लिए? L के लिए, L का मान 0, P का 1, D का 2 और F का कितना होता है? 3। F ABCDEF F का 3 होता है, ध्यान रखना आप इस बात को। इसलिए 3p का जब मान निकालेंगे तो p का मान कितना है? 1। इसलिए ये n+l का मान, 3p का n+l का मान कितना हो गया? 4 हो गया। यदि मैं 2s के n+l का मान निकालूं तो आप कहते हैं क्या निकालेंगे 2s का? 2 + 0 s 0, इसलिए 2s का मान कितना हो गया? सॉरी 2 हो गया। 2s के n+l का मान कितना हो गया?
और अब यदि मैं ये कहूं कि 3D के उसका n प्लस एल का मान कितना हो जाएगा, तो D का कितना होगा, 3D का 3D आ गया 3 और D का मान कितना होता है 2, 3 और 2 5 होता है। और अब मैं आपको यदि कहूं कि 4f का मान कितना होता है, 4f यानी 4 और f का मान कितना होता है 3, तो इस प्रकार से 4 और 3 7। तो अब आपको n प्लस एल का मान तो निकालना आ गया है। n प्लस एल का मान निकालने के बाद में आप उसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको कि n जिस कक्षक का n प्लस एल का मान कम होता है वह उसका ऊर्जा तल भी कम होगा, वह निम्न ऊर्जा का कक्षक होगा। यदि एक के n प्लस एल का मान, जैसे मान लो मैं आपको कह देता हूं कि 2s के n प्लस एल का मान 2 आया और 3p के n प्लस एल का मान 5 आया, तो 2 वाला कम होगा। अर्थात जिस कक्षक के n प्लस एल का मान कम होता है वह कक्षक ऊर्जा में निम्न होता है, वह निम्न तल का ऊर्जा कक्षक होता है। और जिनके n प्लस एल का मान अधिक होता है वो अधिक होते हैं। इसलिए n प्लस एल को आप असेंडिंग ऑर्डर में उच्च क्रम में व्यवस्थित करके और उनके ऊर्जा का उसमें उसकी फीलिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए n प्लस एल के आधार पर ही आपको क्या चीज होगा कि क्या n प्लस एल की आप ऊर्जा का निर्धारण कर पाएंगे कि जिनके n प्लस, बार बार समझा रहा हूं आपको, जिन कक्षकों के n प्लस एल का मान कम होगा उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और जिनके n प्लस एल का मान अधिक होगा उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। धीरे से क्रमानुसार आप इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरी बात सुनो, अभी पहली बात ही कही है। दूसरी बात यदि 2 या 2 से ज्यादा कक्षकों के n प्लस एल का मान बराबर है, समान है, जैसे मान लो मैं कह दूं आपको कि 3p और 4s, 3p का 3 और 1 psp, 3p का 3 और 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4s का 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, तो 3p और 4s का कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो दोनों का मान क्या चीज हो गया 4 हो गया। तो अब इनमें से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो तब आपको ये बताना है कि जिस कक्षक के मुख्य क्वांटम संख्या कम होती है, जिसके n का मान कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो यहाँ ये 3p था, ये 4s है, दोनों का 4 मान आया, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन 3p में पहले भरा जाएगा, 3p में पहले भरा जाएगा। तो इसलिए ये भी बात मैंने बता दी। दो बात बताइए, यदि n प्लस एल, तो इलेक्ट्रॉनों का n प्लस एल के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे कक्षकों में भरे जाएंगे। अर्थात n प्लस एल, जिसके n प्लस एल का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन का मान अधिक हो, n प्लस एल का मान अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। दूसरी बात, यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के n प्लस एल का मान बराबर होता है तो पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसके n का मान कम होगा। ये बातें तो मैंने थ्योरेटिकल बता दी आपको। अब आपको समझाता हूं कि कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे सारणी करेंगे। ये जो मैंने सारणी है ये बना करके बता दिया मैंने। 1s पहले कोष में, ये पहले कोष में एक ही 1s एक ही को क्या होती है उपकोष होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, चौथे में 4 होते हैं और ये 5। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले एक टेस्ट लेना चाहता हूं, उससे पहले एक टेस्ट लेना चाहता हूं। अरे भाई 2d के n प्लस एल का मान ज्ञात करो। 2d के n, आपको n प्लस एल का मान निकालना आया या नहीं आया 2d के, तो यहां क्या लिखेंगे
2 और d का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4 निकाल दिया आपने, बिल्कुल सही निकाला। इनमें से कुछ विद्यार्थी जो मेरे जैसे हैं उन्होंने 4 जरूर निकाला होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरे कोर्स में डी होता है या नहीं होता। दूसरे कोर्स में डी, तो इसलिए ये निर्धारण करो। यदि मैं कह दूं कि 3f का मान निकालो यार, अरे 3f का मान कैसे निकालोगे? 3f का एग्जिस्टेंस है क्या? f तो केवल चौथे से चालू होता है, 3 में f नहीं होता, 2 में d नहीं होता। इसलिए अंधे बन करके मत निकाल देना मान। परीक्षा में कहीं आए कि निम्न में से किसका जो है n+l का मान नहीं निकाला जा सकता, तो आप कहते हैं कि कोई नहीं, ऐसा नहीं छांटना पड़ेगा। कहीं 3d लिखा हो, सॉरी 2d लिखा होगा तो आपको बताना पड़ेगा। कहीं 3f लिखा है तो 3f का क्यों? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, 3f होता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना मेरी बात का हमेशा। अब मैं आपको बताता हूं, जो टेस्ट हो गया तो टेस्ट में आप सब मैं समझता हूं आपने समझ होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड से अपर साइड से आप करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, उसके बाद में 2s में भरा जाएगा, उसके बाद में 2p में भरा जाएगा, 3s में भरा, 2p के बाद में 3s में भरा जाएगा। ये सारणी आपकी उसकी किताब में है, इस तरह से समझो इसको। ये इसका बहुत ही संबंध है। 3p4s पुस्तक में जब हम देते इसका क्या मतलब होता है? ये कभी यूं आता है, यूं आता है, यूं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3s के बाद में 3p का भरा जाएगा, 3p के बाद में 4s भरा जाएगा, फिर वापस वहीं जाओ 3d भरा जाएगा, 4p भरा जाएगा, फिर 5। ये क्रम है कक्षकों के में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम निर्धारित कर रहा हूं। और 5s के बाद में 4d में भरा जाएगा, 5p में भरा जाएगा, फिर उसके बाद में 4f, 5d और 6s, और फिर आगे और आगे है तो फिर और आगे आप निकाल देंगे, यहाँ रिएक्ट कर देंगे, यहाँ कर देंगे, करते रहो कोई, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो क्रम मैंने बताया है इसको मैंने यहाँ सारणी में लिख दिया। 1s 2s, 1s लिखा, 2s लिखा, 2s के बाद में क्या लिखा? 2p 2s, 2p 3s, फिर उसके बाद 3p 4s, 3p 4s, और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल बना दिया। अब जो मैंने आपको क्रम बताया है कि भाई इन कक्षकों में इस प्रकार से पहले 1s भरा जाएगा, फिर उसके बाद में 2s भरा जाएगा, 2s के बाद में 2p फिर आएगा, फिर यहां से वापिस यहां चलो, फिर यहां से वापिस यहां चलो, फिर यहां से वापिस, और ये एक प्रकार ये मैंने लिख दिया। अब इसको वेरीफाई तो करो कि मैंने जो बनाया है n+l का नियम से इनको क्या करो, इनके क्या करो, इनको वेरीफाई करो, इनको पहचानो कि ये ठीक है या गलत है। तो मैंने यहाँ ये क्रम से लिख दिया, जो मैंने ये दिया है वो क्रम से लिख दिया। 1s के n का मान कितना है? 1 0 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 3 2 और 4 1 5 0 4d 2 और 5 5 1 6। कोई गलती हो तो भी ध्यान रखना, ऐसे भी गलती हो जाए। 4 3 और उसके बाद में यहाँ 5d लिखा, 5 और d का मान कितना है? 2 6p 6 1 और 7s है, ये पीछे 75 नहीं है, 7। अब इनको टोटल करो, 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 और ये 7, फिर यहाँ 7 7 7 ये आ गए। तो मैंने जो बातें बताई थी ये सब बढ़ते क्रम में है, सबका मान क्या चीज है? बढ़ते क्रम में है। इसलिए पहले नियम के साथ दूसरा जो नियम मैंने ये बताया था कि यदि दो कक्षकों के क्या n+l का मान 2 या 2 से अधिक कक्षकों के n+l का मान ज्यादा होता है
तो इलेक्ट्रॉन उस कोष में जाएगा जिसके n का मान कम होगा। तो यहां जैसे मान लो ये 3 पंजे हैं, ये 3d 4d 5d, तो ये 3 पहले आया है, 4 बाद में आया है, 5 बाद में आया है, उसी क्रम से आएंगे। यहां मान लो ये 4 सत्ते हैं, तो 4 है पहले भरा जाएगा, 5d बाद में भरा जाए, 4 5 6 और 7, इस प्रकार से ये आपका n+l का नियम समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं आप n+l के नियम को समझ गए होंगे। इस नियम को समझने के बाद में मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास का वीडियो बनाऊंगा और उसका एक आवर्त सारणी के साथ में इलेक्ट्रॉन विन्यास समझाऊंगा। तो उसमें आपको ये बिल्कुल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद में क्या हो गया कि एक मैंने और बात लिखी, चौथी, कि अर्धपूर्ण और परिपूर्ण या पूर्ण जो कक्षक होते हैं या उपकोष होते हैं, उनका स्थायित्व अधिक होता है। तो चलो यहां मैं आपको एक वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको 9th क्लास में थी। आपने अरे जब 9th क्लास में आपने पोटेशियम 19 लिखा और हमने आपको 2881 बताया, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने 2881 बताया, और ये सही है। फिर आपने ये भी पूछा होगा हमसे कि सर कि जो तीसरे कोष में, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, तो 2, 8 और 9 क्यों नहीं? ये 2, 9 क्यों नहीं? 2, 9 क्यों नहीं है? तो उस समय हमने इतना ही जवाब देते हैं कि भाई किसी भी कक्षक में जहां क्या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो अपने आप को संतुष्ट समझता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। यही बात 9th क्लास में बताई हमने। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से 2 का 2 8 का तो आप जानते ही हैं, और उसके बाद में 3s2 3px 3py और 3p, छोड़िए इसको भी मत लिखो चाहे, चलो 3p6 भी आ गया। अब यहां ये तो आ गए 2 8 और 8 तो आ गए, 2 8 और 8 आ गए। अब आपको नोवा इलेक्ट्रॉन में यहां है 3d और इसके पास में ही है 4s, इसके पास में है 3d और यहां 4s। तो अब आप निर्धारित करो कि ये तो 8 8 16 तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, ये 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा या 3d में जाएगा। अब आप निर्धारण करो। तो आपने n+l बता दिया मैंने आपको, बोलो किस में जाएगा? अरे 4s का n+l का मान कितना है? 4 + 0 यानी 4, और 3d के n+l का मान कितना है? 3 + 2 यानी कि 5। n+l का मान किसका ज्यादा है, किसका कम है? 4s का कम है, 3d का अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन 4s1 है, इसलिए 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत है। आप समझ गए होंगे ना मेरी बात को? जो 9th क्लास में हमने आपको बहका दिया था वो आज मैं आपको बताना हूं। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूं, और बताऊंगा जब इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ाएंगे, जब और देखेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। ये P3 D5 और F7 और P6 D6 सॉरी P6 D10 F14, ये जब इस केस में होते हैं तो इनका स्थायित्व अधिक होता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। नाइट्रोजन वायुमंडल में है और ऑक्सीजन में भी है।
ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन परस्पर क्रिया नहीं करती हैं। सामान्य ताप पर जो विद्युत ठंडिंग होती है, बिजली चमकती है, तेज हो जाता है, टेम्परेचर 1000 से ऊपर चला जाता है, 1800 2000 के करीबन चला जाता है, तभी आपस में रिएक्शन करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये आपने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा हुआ, लेकिन सामान्य ताप पर नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचो इस बात को। तो मैं इसी का बता दूं, आगे आप जो इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ाऊंगा तब मैं इस बात को ध्यान रखना कि इनका स्थायित्व अधिक होता है। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 नंबर होता है। 1s2 2s2 2p3। अरे ये p3 आ गया, p3 आ गया। इसका मतलब ये p में कुल कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p3 अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण का स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती। तो यहां इसकी उपयोगिता बता दी मैंने आपको। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन गैसेज हैं वो कभी क्रिया नहीं करती। तो वो उनके बाह्यतम कोश में कितने P6, D10 और F14 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की देखना है। तो ऐसे अर्धपूर्ण। अब मैं आपको ये बताता हूं कि खत्म करता हूं इसको, बिल्कुल अब नहीं बताएंगे कभी, फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि इनका स्थायित्व क्या होता है। टाइम बहुत हो गया, अब मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन जरा अधूरा रह गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा और दिखेंगे। आशा करता हूं ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आप इससे सीखेंगे। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन जैसे आप कहीं ट्यूशन पे जाते हैं, जैसे कहीं और जाएंगे, कहीं पढ़ेंगे, उतने ही वहां पर जब आप 1 घंटा लगाते हैं तो घर पे बैठ के मेरे वीडियो को 1 घंटा देखेंगे, आप इंटरेस्ट पाएंगे, आप समझेंगे कोई किसी प्रकार का। इसलिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है आपके लिए। आप अपने साथियों को, दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे विद्यार्थी मेरे पढ़ाए गए, देखे गए वीडियो से कुछ समझते हैं क्या। तो इसलिए आज का टॉपिक इतना ही। आपको प्रिंसिपल समाप्त, और आपको मेरे वीडियो देख के का जितना आप अधिक प्रचार करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है, आपके दोस्तों के लिए अच्छी बात है। सो लास्ट में थैंक यू वेरी मच।